आज शाम को घर आने से पहले सारी सब्जियां घर पर पहुंचा देना। आपको पता ही है ना कि 3 दिन बाद शादी है, अब उसमें तो सारी सब्जियों का इस्तेमाल होगा ही। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं भूला। आखिर मेरे भी बेटे की शादी है, मैं यहाँ से सारी सब्जियां पहुंचा दूंगा। इतना कहकर रमेश तो खेत जाने के लिए घर से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शांति घर के बाकी कामों में लग जाती है। वो सारी लिस्ट बना रही थी और तभी वो फोन हाथ में लेकर कहती है, मेरी बड़ी बहू जब से शहर जाकर रहने लगी है तब से और ज्यादा कामचोर होती जा रही है। इसे मैंने कहा था समय पर आने को, लेकिन नहीं, इसे कोई होश ही नहीं रहता। तब शांति अपनी बड़ी बहू को फोन करती है और वो लोग टैक्सी में बैठे हुए थे। हेलो मम्मी जी, कहिए क्या बात है। अरे बेटा, बात क्या होनी थी, तुम लोग अब तक घर नहीं आए हो। यहाँ आने के बाद तुम्हें बहुत सारी तैयारी भी तो करनी है। मम्मी जी आप क्यों चिंता करती हैं, हम बस आ रहे हैं, आधे या 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, टैक्सी में ही है। अच्छा ठीक है, आ जाओ। इतना कहकर शांति कॉल कट कर देती है। वहीं टैक्सी में बैठे हुए संगीता मुंह बनाकर कहती है, एक तो मेरा गांव जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, ऊपर से आपका टीचर होने का भी सही फायदा है। पूरे 1.5-2 महीने की छुट्टी मिल गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इतने दिन गांव में कैसे बिताएंगे। मैं तो वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। शांति काम कर रही थी और तभी वहां पर उसकी सास आती है। सविता शांति को बहुत ज्यादा हड़बड़ाता हुआ देखकर कहती है, हमेशा इतनी परेशान रहती है, अगर इतनी ही परेशानी है तो अपनी देवरानी को मदद के लिए क्यों नहीं कह देती। मैं क्यों कह दूं मम्मी जी, क्या उसे नजर नहीं आ रहा कि हमारे घर में शादी है और आकर हमारी थोड़ी बहुत मदद कर दे। लेकिन नहीं, वो तो अलग ही नखरे में रहती है, उसे कहाँ आकर हमसे बात करनी होती है। इतनी छोटी छोटी बातों से रिश्तों को खत्म नहीं किया जाता और ना ही रिश्तों को निभाने के लिए इतनी छोटी बातों को याद रखा जाता है। अगर तू भी उसे जाकर कह देगी तो तू छोटी नहीं हो जाएगी। कोई बात नहीं मम्मी जी, रहने देते हैं, मैं काम खुद कर लूंगी। और वैसे भी अभी संगीता और पवन भी बस आने ही वाले हैं, लगभग आधे से ज्यादा काम तो हो ही गया है। आप अंदर कूलर में बैठ जाइए, बहुत गर्मी है। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है। इनका कुछ नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ रमेश खेत पर पहुंच गया था। उसके खेत में हरी भरी सब्जियां उगी हुई थी। अरे राजू, जल्दी से सारी सब्जी को तोड़कर घर पर पहुंचा दे। पता है ना, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मेहमान भी घर पर ज्यादा आने लगे हैं, तो सबके खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना और सब्जी तो होनी ही चाहिए। जब मेहमान हमारे खेत की ताजी हरी सब्जी खाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे। जी मालिक, मैं अभी हरिया को भी कह देता हूँ और हम सब सारी सब्जी तोड़कर घर पहुंचा देंगे। रमेश का खेत एकदम हरा भरा लहरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमेश का छोटा भाई महेश भी उधर आकर कहता है, अरे भैया, सिर्फ अपने खेत से सब्जी क्यों तोड़ने के लिए कह रहे हो? अरे राजू, आज मेरे खेत से भी सारी सब्जी तोड़ लेकर ले जा। अब शादी ब्याह में हर चीज की मात्रा भी तो अधिक होनी चाहिए। हाँ महेश, मैं तेरी बात मानता हूँ, लेकिन अभी चिंता मत कर, अभी तो काम चल जाएगा। अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं खुद तुझे कह दूंगा, तुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। हाँ भैया, बेझिझक कह देना। वहीं दूसरी तरफ सविता अपनी छोटी बहू सुधा के पास जाती है। अरे सुधा, तू ही कम से कम अपनी जेठानी की मदद कर दे, वो शादी के कामों में कितनी ज्यादा बिजी है। माँ जी, मैंने मदद की तो जो भी सामान लाना था मैंने सब मंगवा दिया है। अरे तो जरा घर में जाकर भी बाकी के काम में मदद कर दे। माँ जी, जिज्जी ने मुझे कहाँ ही बुलाया है, अगर मुझे बुलाती तो मैं जाकर जरूर मदद करती। अच्छा, अभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहकर सुधा वहां से चली जाती है। इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। क्या शुरू से ही सब कुछ ऐसा था दादी माँ? नहीं बेटा, तुम्हारे आने से पहले इस परिवार की कुछ अलग बात थी, लेकिन अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो गया। देखते हैं, अब सब कुछ प्रभु के हाथों में है, कैसे क्या होना है। इस तरह घर में शादी का माहौल होता है और संगीता पवन और पिंकी के साथ अपने ससुराल में पहुंच जाती है। 2 दिन बाद घर के छोटे बेटे की शादी हो जाती है और शादी के बाद छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाया जाता है। बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करो। नेहा का घर में गृह प्रवेश हो जाता है और उसके बाद रात को सब अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह नेहा की पहली रसोई की रस्म होती है। मम्मी जी, खाने में क्या बनाना है? अरे बेटा, मेरा तो हलवा पूरी और सब्जी खाने का मन कर रहा है, तो तू हमारे लिए वही बना दे और उसके साथ बढ़िया सा दही का बूंदी वाला रायता बना देना। बेटा, साथ में कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी भी बना देना। जी ठीक है। इतना कहकर नेहा वहां से चली जाती है और रसोई में जाकर वो खाना बनाने की तैयारी करती है। लेकिन रसोई बहुत ज्यादा छोटी थी, जिसमें नेहा को खाना बनाने में बड़ी परेशानी हो रही थी।
एक तो इतनी ज्यादा गर्मी है, ऊपर से इतनी छोटी रसोई। इतनी छोटी रसोई में तो काम करना बहुत मुश्किल काम है, पर कोई बात नहीं, अब है तो करना ही होगा। इस तरह नेहा खाना बनाती है। वो सबसे पहले कुकर में आलू उबाल लेती है और वहीं दूसरी तरफ वो एक कढ़ाई में थोड़ा घी डालने के बाद उसके अंदर आटे को भूनना शुरू करती है। उसके बाद उसमें पानी मिलाकर और थोड़ा सा स्वाद अनुसार मीठा डालकर उसे अच्छे से घुमाने लगती है और मिक्स करने के बाद रख देती है। वहीं दूसरी तरफ वो उबले हुए आलू को छीलकर साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन को काट कर पहले तड़के को तैयार करती है और उसके बाद उसके अंदर सब्जी को डालकर पकने के लिए रख देती है। और तब तक नेहा अच्छे से आम को सिलबट्टे में पीस कर उसकी खट्टी मीठी चटनी बना देती है। आम की खट्टी मीठी चटनी तो मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसी चटनी बनाऊंगी कि सबको बहुत पसंद आएगी। फिर वो आटा गूंथ कर तैयार करती है और उसके बाद सबके लिए गर्मा गर्म पूड़ी बनाती है और सबको खाना परोसा जाता है। सब खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। साथ में आज खाने पर सुधा, महेश और उनकी बहू पायल भी आती है। सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और ऐसा नज़ारा देखकर सविता को बहुत अच्छा लगता है। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना खाकर मजा आ गया। सच में बहू साक्षात अन्नपूर्णा है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मैं भी बहुत समय बाद इस तरह गांव में खाना खा रही हूँ। यहाँ खाना खाकर बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, खाना बहुत लाजवाब है। मम्मी मुझे भी खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। खाना तो अपनी जगह स्वादिष्ट है ही, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज कितने समय बाद हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सविता तो बस इसलिए खुश थी। हालांकि नेहा को ये बात थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन जल्दी ही उसे सब समझ आने वाला था। अगले दिन जब वो घर के बाहर आंगन में साफ सफाई कर रही थी, तब उसके बगल वाले घर में सुधा की बहू पायल भी आंगन की साफ सफाई कर रही थी। और बताओ नेहा, तुम कैसी हो? तुम्हारा मन तो लग गया है ना यहाँ पर? बिल्कुल दीदी। हालांकि शुरुआत में तो थोड़ा सा अजीब लगता ही है कि हम अपना परिवार घर छोड़कर आते हैं, लेकिन अब तो यही हमारा परिवार है, तो अपने आप ही मन लग जाता है। सही कहा। तुम्हें पता है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैं कई दिनों तक बहुत रोई थी, बिल्कुल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोती थी कि मुझे घर जाना है। फिर तुम्हारे भैया मुझे कुछ दिन के लिए मेरे मायके छोड़कर आए थे। सब परेशान हो गए थे और आज तक मेरा मजाक उड़ाते हैं। समझ सकती हूँ दीदी, अचानक से एक नए माहौल में ढलना भी आसान बात नहीं होती। तभी वहां पर शांति मुंह बनाकर आती है और गुस्से में नेहा से कहती है, नेहा बहू, तुम क्या कर रही हो? चलो घर के अंदर, अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ। जी मम्मी जी, बस थोड़ा सा बचा था। शांति को ऐसा करते हुए सुधा देख लेती है और सुधा भी बाहर आकर अपनी बहू को कहती है, पायल बेटा, चलो बाहर बहुत गर्मी हो रही है और मुझे तो अजीब सी बदबू भी आ रही है। चलो जरा अंदर चलकर बाकी काम करते हैं। इतना कहकर सुधा पायल को अंदर ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ शांति भी नेहा को घर के अंदर ले जाती है। देखो, तुम ज्यादा उन लोगों से बात मत किया करो। लेकिन क्यों मम्मी जी, वो तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है नहीं था। अब समय के साथ तो परिवार बट ही जाते हैं, इसीलिए तुम उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। इतना कहकर शांति वहां से चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सुधा भी घर के अंदर आने के बाद पायल से कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि उन लोगों से इतना मतलब मत रखा करो। मम्मी जी, आखिर बात ना करने से क्या होगा? बल्कि दोनों परिवार एक ही तो हैं। अगर हम उनसे बात नहीं करेंगे तो रिश्ते में और ज्यादा दरार ही आएगी। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपने काम से काम रखा करो और इन मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तुमने देखा नहीं था कि तुम्हारी ताई जी किस तरह से मुंह बनाकर आई थी और नेहा को अंदर जाने के लिए कहा था? उसे डर है ना कि हम उसकी बहू को कुछ सिखा देंगे, तो ठीक है, रहने देते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। एक तरफ दोनों देवरानी जिठानी में मन मुटाव हो रखा था और दूसरी तरफ घर की सबसे बड़ी बहू संगीता जो गांव आने से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक तो यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे, ऊपर से शाम को लाइट चली जाती है, यहाँ पर लाइट भी नहीं रहती। अरे ओ शहर की मॉडर्न बहू, तुझे तो गांव में आते ही बस परेशानी होने लगती है। तो इतने सालों बाद आई है, ऊपर से उसमें भी नखरे करती रहती है। और क्या करें दादी माँ, यहाँ पर तो रसोई भी इतनी छोटी है, मेरा तो इस रसोई में काम करने का भी मन नहीं करता। साथ में यहाँ पर घूमने के लिए कोई बड़ा मॉल या फिर कोई सिनेमा हॉल भी नहीं है। तो जब घूमने का इतना ही शौक है तो मैं तुझे ले चलती हूँ घुमाने के लिए, चल मेरे साथ। अब यहाँ पर फसल की कटाई का समय है, अब थोड़ी बहुत देर के लिए बिजली तो जाएगी ही, क्योंकि खेतों में आग लगने का खतरा होता है। सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं हो सकता। इतना कहकर सविता संगीता को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाती है। संगीता और सविता दोनों गांव की गलियों में घूमते हुए खेतों के पास पहुंचती हैं, जहां पर हर तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इतने में हरे भरे खेत देखकर संगीता को बड़ा अच्छा लगता है और वो वीडियो बनाती है। देखो गाइस, यहाँ पर मौसम कितना अच्छा और सुहाना है, कितना ज्यादा सुंदर मौसम लग रहा है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। बस अब क्या फोन में ही लगी रहेगी, इसके अलावा जरा नजारों का भी मजा ले ले।
थोड़ी दूर और चलने के बाद वो अपने खेत में पहुंच जाते हैं जहां पर सब्जियों को उगा रखा था और नेहा भी वहां शांति के साथ खेत में काम कर रही थी। मम्मी जी, मुझे लग रहा है कि खाद में थोड़ा सा गोबर मिक्स करके हमें खेत में डाल देना चाहिए, क्योंकि अब हम कुछ दिन बाद जब नए बीज उगेंगे तो उसके लिए मिट्टी को तो पोषण चाहिए ही। अरे वाह बेटा, तुझे तो खेतों के बारे में मुझसे भी ज्यादा नॉलेज है। दरअसल मैं पहले भी अपने पापा के साथ खेत में काम करवाती थी, इसीलिए मुझे इन सब चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता है। नेहा खूब मेहनत से खेत का काम करती है और ये देखकर शांति बहुत खुश होती है। तब संगीता देखती है कि पिंकी भी वहां पर बहुत एंजॉय कर रही है और नेहा के साथ खेत का काम करवा रही है। बेटा तुम जरा ध्यान से काम करना, कहीं चोट ना लग जाए। अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं होगा, आप भी कुछ ज्यादा ही डरती हो। देखा, सीख अपनी बेटी से कुछ, तुझे ही पता नहीं क्या दिक्कत होती है गांव से। उसके बाद संगीता भी खेत में काम करवाती है और उसके बाद वो लोग सब्जी तोड़कर घर आ जाते हैं। रात को नेहा और संगीता दोनों सबके लिए जब रसोई में खाना बना रही थी तो हे भगवान, कितनी छोटी रसोई है, यहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा है, बड़ी दिक्कत है। सच में दीदी, बहुत छोटी रसोई है, मुझे भी खाना बनाने में बड़ी परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पायल को भी छोटी रसोई में काम करने से बड़ी परेशानी होती थी। इतनी छोटी रसोई में काम करना सच में बहुत मुश्किल है। फिर पायल सभी को खाना परोसती है। सब आराम से खाना खाते हैं, लेकिन पायल पसीने में भीग गई होती है और वो कहती है, मम्मी जी, इतनी छोटी रसोई में काम करना सच में बहुत मुश्किल है, क्या हम रसोई को थोड़ा बड़ा नहीं करवा सकते? तुम्हें पता है ना बहू कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अगर रसोई बड़ी हो सकती तो हम करवा लेते। पहले ही घर का स्ट्रक्चर कितना अजीब हो गया है, अब तो ये घर दोबारा टूटकर बनेगा, तभी ठीक से इसका नक्शा सही होगा। हम भाइयों ने तो उस समय कहा था कि अभी घर को अलग नहीं करते हैं, लेकिन कोई था जिसे घर अलग करवाकर ही चैन लेना था। महेश की इस बात पर सुधा भड़कते हुए कहती है, इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली बोलो ना कि हमारी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि हमने ही सब गड़बड़ की है। मानती हूँ पहले घर एक था और बड़ी रसोई थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन हमेशा के लिए साथ भी तो नहीं रह सकते। अब हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे हैं, अब उनके भी बच्चे हो रहे हैं, तो सबका एक घर में गुजारा कैसे होगा? आगे जाकर शांति दीदी के भी तो 2 बेटे हैं, अब उन्हें भी तो अपने हिसाब से घर को रखना है ना। बिल्कुल पापा, मम्मी की ये बात तो बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी तरफ नेहा और संगीता भी सबको खाना परोसती हैं। तब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। मानना पड़ेगा, यहाँ का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। एक तो यहाँ की छाछ बहुत अच्छी है, बिल्कुल गांव की लस्सी की तो बात ही अलग होती है। यहाँ का देसी खाना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी रसोई की प्रॉब्लम नहीं थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे अगले दिन नेहा सुबह घर का सारा काम खत्म करती है और संगीता भी उसमें मदद करती है। उसके बाद दोनों दोपहर में खेत पर शांति और रमेश के लिए खाना लेकर आती है। हमें इस तरह धूप में और कितनी देर चलना होगा? गर्मी के मारे तो मेरा बुरा हाल हो रहा है। सच कहूँ तो दीदी, मेरी भी हालत खराब हो रही है। इतनी गर्मी में हर रोज दोपहर में हमें सबके लिए खाना लेकर जाना पड़ता है और उसके बाद शाम को भी लाना पड़ता है। सच में खेत तक जाने में तो हालत खराब हो जाती है। दोनों बात करते हुए खेत तक पहुंच जाती हैं और वहां जाकर नेहा देखती है कि रमेश की थोड़ी सी फसल खराब हो गई है और उनकी सब्जी में कीड़े लग गए थे। अरे मेरी तो गोभी खराब हो गई। शादी में मैंने ध्यान नहीं दिया और भूल गया था कि राजू भी अपने गांव गया हुआ है। कोई बात नहीं पापा जी, अभी थोड़ी सब्जी खराब हुई है, लेकिन बाकी सब्जियों को हम बचा सकते हैं। हमें इसमें हल्दी और नीम का पानी डाल देना चाहिए, उससे फसल खराब होने के चांस कम होते हैं। उसके बाद नेहा भी खेत में सब्जी उगाने में रमेश और शांति की हमेशा मदद करती थी। क्योंकि संगीता को तो खेती की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो तो बस वहां के सुंदर नज़ारे देखने में ही बिजी रहती थी। सब वहां पर बने एक छोटे से कमरे में बैठकर साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद शाम को संगीता कहती है, अरे नेहा, तुम्हें घर चलने में और कितना समय लगेगा? दीदी, मैं तो अभी खेत का काम कर रही हूँ, थोड़ा समय लगेगा। तो फिर ठीक है, मैं घूमते फिरते घर पहुंच जाती हूँ और थोड़े बहुत नज़ारे भी देख लूंगी। यहाँ पर सब कुछ कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा कहकर संगीता वहां से चली जाती है और जब वो आगे जा रही थी तो कुछ पालतू गायों को एक आदमी अपने घर लेकर जा रहा था। तब उनमें से एक गाय संगीता के पीछे पड़ जाती है। संगीता आगे भागती है और उसके पीछे गाय। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। संगीता भाग कर जाती है और खेत में एक जगह बहुत सारे भूसे का ढेर रखा हुआ था, उस भूसे में कूद जाती है। तब गाय वहां से चली जाती है और तब वो उससे बाहर निकलती है। अच्छा हुआ कि मेरा पैर फिसल गया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। उसके बाद संगीता बचकर घर वापस जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में उसे पायल मिलती है और दोनों बातें करते हुए घर जा रही थी। और बताओ दीदी, सब कैसा चल रहा है? सब अच्छा ही चल रहा है, तुम बताओ। हम तो हमारी दोनों मम्मियों की वजह से एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते।
सच में पता नहीं ये दोनों एक दूसरे से नाराजगी कब खत्म करेंगी। दोनों आगे जा रही थी कि तभी उन्हें आगे से सुधा आती हुई नजर आती है। सुधा को देखकर दोनों घबरा जाती हैं। अब क्या करें, अगर मम्मी जी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो बवाल कर देंगी। संगीता चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती है। एक काम करो, तुम गाड़ी के पीछे छुप जाओ। पायल गाड़ी के पीछे छुप जाती है और मुंह पल्ले से ढक लेती है। तब सुधा संगीता के पास आती है। प्रणाम चाची जी, कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं बेटा, बस खेत पर जा रही हूँ सब्जियों को देखने के लिए। आज तुम्हारे चाचा जी घर पर नहीं है तो मैं ही खेत का काम करने जा रही हूँ। पायल पता नहीं कहाँ चली गई। ये बात सुनकर संगीता घबरा जाती है और तभी जिस गाड़ी के पीछे पायल छिपी हुई थी वो गाड़ी वहां से चली जाती है। तब सुधा पायल को देखकर, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो मम्मी जी, आपने मेरा नाम लिया और मैं जादू से हाजिर हो गई। उसके बाद संगीता वहां से 9-11 हो जाती है और सुधा पायल के साथ गुस्से में खेत पर आती है। दोनों खेत में सब्जियों को छांट रही थी। तब सुधा गुस्से में कहती है, तुम दूसरों को ऐसा दिखाना चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार करती हूँ ना, कि मैं तुम्हें किसी से बात करने नहीं देती इसीलिए तुम मुझे देखकर चुप गई। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। अब सब ये बात घर पर बताएंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक तरफ सुधा बहुत गुस्सा हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ आज नेहा जब सविता को आंगन में चारपाई पर उदास होकर बैठा देखती है तो उनके पास जाकर कहती है, क्या बात है दादी माँ, आप अक्सर इस तरह उदास क्यों नजर आती हैं? क्या करूं बेटा, किसी के पास मेरे लिए इतना समय नहीं होता। नहीं दादी माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप तो हमारे घर की सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन अब वो पहले वाली बात नहीं रही। ये आंगन बहुत सूना रहता है, सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कोई भी पहले की तरह साथ बैठकर समय नहीं बिताता। पहले ये दोनों घर एक ही थे और सब साथ बैठकर खाना खाते थे, सब साथ बैठकर बातें करते थे। लेकिन जब से दोनों घर अलग हो गए तब से हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया और पुराने दिनों को भूल गया। अब तो मेरी दोनों बहू ही आपस में एक दूसरे से चिढ़ने भी लगी है। इसी वजह से कोई भी साथ नहीं बैठता। इन्होंने अपना अपना किया और अब अपने अपने घर में अपना अपना ही करके रह रहे हैं। अच्छा, तो आप हमेशा इसीलिए उदास रहती हैं। कोई बात नहीं, हम फिर से सबको एक साथ लाने की कोशिश करेंगे। जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं बेटा। जब से इस घर की रसोई अलग हो गई तब से सब कुछ बट गया। ये बात नेहा के दिल को छू जाती है और उसके बाद वो ज्यादा कुछ नहीं कहती और दादी से पुराने किस्से सुनती है। यूं ही अब दिन गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पायल भी हर रोज खेत में खाना ले जाकर बहुत परेशान हो गई थी। इतनी कड़ी धूप में हर रोज खेत जाना आसान बात है क्या? मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। पायल खेत पर जाती है और वहां जाकर महेश देखता है कि दही बिल्कुल खराब होकर खट्टा हो गया है। अरे बेटा, तो खेत पर खाना लाने का कष्ट भी करती है और खाना भी खराब हो जाता है। क्या करूं पापा जी, इतनी गर्मी है, खेत तक खाना लाने में ही खराब हो जाता है। वहीं सामने वाले खेत में नेहा भी इस बात से परेशान थी और जब दोनों आपस में बात करती हैं तो, दीदी मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ इस बात से। एक तो घर में इतनी छोटी रसोई है, वहाँ पर ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। वहाँ हम इतनी मुश्किल से खाना बनाकर यहाँ तक लाते हैं और कुछ देर में खाना खराब हो जाता है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ये हमारा सब्जियों का जो हरा भरा खेत है और यहाँ पर ये है जो हम दोनों के खेत से मिलता हुआ एक बड़ा कॉमन कमरा है जिसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सुना है कि दादी माँ बताती हैं कि पहले सब यहाँ आते थे और सब एक साथ यहाँ बैठकर खूब एंजॉय करते थे। क्यों ना हम इसकी एक बड़ी सी रसोई बना दें और हम तीनों बहू मिलकर इसी में खाना बनाएंगे और सबको यहीं पर खाना खिलाएंगे। इस तरह पुरानी यादें ताजा होंगी और जो परिवार अब अलग है क्या पता एक हो जाए। तुमने तो सच में बहुत अच्छा आइडिया निकाला है नेहा, ये तो सच में कमाल हो गया। तो चलो ठीक है, हम तीनों मिलकर फिर इस काम को अंजाम देते हैं। इस तरह तीनों मिलकर उस कमरे की साफ सफाई करना शुरू कर देती हैं। तीनों मिलकर बहुत अच्छे से उस कमरे को धो देती हैं और उसके बाद वहां पर नेहा मिट्टी से अंदर की दीवार को अच्छे से लीपना शुरू करती है। अरे तुम दीवारों को मिट्टी से कवर क्यों कर रही हो? क्योंकि दीदी इससे यहाँ पर ठंडक भी होगी और ये काफी पुराना हो गया है तो इसके बाद थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तब संगीता भी उनकी मदद करती है। उसके बाद सब मिट्टी से दीवार को लीपना शुरू कर देते हैं। इस तरह तीनों ने मिलकर अपना काम शुरू कर दिया था। उसके बाद नेहा वहां पर मिट्टी का चूल्हा भी बना लेती है और अगले दिन संगीता अपने कुछ पैसों की मदद से वहां पर एक बड़ा सा फ्रिज भी मंगवा कर रख लेती है। आपने फ्रिज मंगा दिया? हाँ, क्योंकि इतनी गर्मी है तो कुछ ना कुछ ठंडा खाने पीने को तो चाहिए ही होगा। इस तरह उनकी तैयारी पूरी होती है और अगले दिन फिर से वो खेत में आकर अपनी रसोई का काम पूरा करती है। वहां पर सभी बर्तनों को और सामानों को रख दिया जाता है। उसके बाद तीनों बहुत थक जाती हैं और थोड़ी देर नदी में नहाने चले। अगर मम्मी जी ने पूछा तो क्या बोलेंगे कि किसके साथ गए थे? तभी वहां पर सविता आती है।
कह देना मेरे साथ गए थे, बस बहुत हो गया। अब इन सबकी मर्जी नहीं चलेगी। तुम तीनों ने खेत में एक रसोई बनाकर बहुत अच्छा काम किया। अब देखती हूँ कैसे सब अलग रहेंगे। थैंक यू दादी माँ, आप बहुत अच्छी हैं। उसके बाद तीनों नदी में तैरने जाती हैं, लेकिन नदी का पानी देखकर संगीता डर जाती है। मैंने शहर में स्विमिंग पूल में तो स्विमिंग की है, लेकिन नदी की बात अलग है, मुझसे नहीं होगा। कुछ नहीं होगा दीदी, आप मुझे और पायल को पकड़कर इसमें तैरना सीखो। उसके बाद संगीता नदी में कूद जाती है। नेहा और पायल की मदद से वो उसमें तैरना सीखती है। सब एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक कर खेल रहे थे और सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। तीनों घर वापस आती हैं तो उधर शांति और सुधा की पूछताछ शुरू हो जाती है। किसके साथ गई थी? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं और दीदी नदी में तैर रहे थे। अच्छा ठीक है, शाम का खाना बनाने की तैयारी करो। वहीं दूसरी तरफ सुधा पायल से पूछती है, तुम अकेले तो नदी पर नहीं जा सकती, सच बताओ क्या शांति की बहुओं के साथ गई थी? अरे उससे क्या पूछ रही हो, मुझसे पूछो ना। मैंने ही बहू को कहा था इतनी गर्मी हो रही है, अब थोड़ा बहुत तो गर्मी से राहत चाहिए ही। इस तरह अब सविता भी सुधा को डांट देती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सब्जी वाले खेत में रसोई एक तरह से कंप्लीट हो ही गई थी। पिंकी अपने पेंटिंग कलर से मिट्टी की दीवार पर पेंटिंग करती है। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी तुम्हारे साथ पेंटिंग करूंगी। पिंकी वहां पर अपने हाथों से अपनी मम्मी पापा दादा दादी सबकी पिक्चर ड्रॉ करती है, लेकिन साथ में वो सुधा और उसके परिवार वालों की भी पिक्चर ड्रॉ करती है और वहां पर लिखती है हैप्पी फैमिली। ये देखकर सबको बहुत अच्छा लगता है। शाबाश बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। चलिए दीदी, आज हम सारा सामान सेट कर लेते हैं और कल हम अपनी रसोई में यहाँ पर खाना बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद वहां पर सारे बर्तन और सारा सामान सेट कर दिया जाता है और अगले दिन जब खेत में सब आते हैं तो देखते हैं कि तीनों बहू वहां पर पहले से ही थी। अरे पायल बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर जाओ और जल्दी से खाना बना कर लाओ। एक तो सुबह से तुम घर पर नहीं थी, नाश्ता भी नहीं किया, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, तुम दोनों भी यहाँ क्या कर रही हो? खेत का काम हम संभाल लेंगे, तुम जाकर पहले खाना बना कर लाओ। ये तीनों घर पर नहीं जाएंगी और अब से घर पर खाना नहीं बनेगा। क्यों माँ, क्या हुआ? कुछ बात हुई है क्या? खाना क्यों नहीं बनेगा? कुछ परेशानी है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। हम सब यहाँ पर खेत की इस रसोई में मिलकर खाना बनाएंगे और यहीं पर खाना खाएंगे। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या सच में? पर यहाँ पर रसोई कब और कैसे बनी? जिस कमरे में हम सब पहले साथ में समय गुजारते थे और उसे सबने त्याग दिया था और जो यहाँ पर सिर्फ खंडहर होता जा रहा था, उसमें मेरी तीनों बहुओं ने बहुत मेहनत की है और उसे वापस जिंदा करके यहाँ पर एक बढ़िया सी रसोई बनाई है। जब सब रसोई के अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर एक प्रॉपर रसोई थी और साथ में सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं, दोनों परिवार के लिए ही बड़ा सा डाइनिंग टेबल था और हर किसी के लिए वहां पर चेयर थी। ये देखकर सब खुश होते हैं। अब क्योंकि सविता का ऑर्डर था तो कोई टाल भी नहीं सकता था। आज तीनों बहू ने सुबह से ही मेहनत करके सबके लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए थे और सबको खाना परोसा जाता है। जब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो सबको बहुत अच्छा लगता है। हम पहले यहाँ पर बैठकर कैसे खाना खाते थे और एक साथ सब काम करते थे। सच में अब तो हम अपनी पुरानी जिंदगी को बिल्कुल भूल गए हैं। हाँ पापा, हम यहाँ पर हमेशा एक साथ बहुत सारी बातें करते थे और खाना खाते हुए एक दूसरे को कहानी सुनाते थे। इस तरह से सब पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। दीवार पर पिंकी की बनाई हुई पेंटिंग देखकर सबको अच्छा लगता है। पिंकी, तुम्हारी इस पेंटिंग के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। चाचू मुझे आइसक्रीम चाहिए। कहीं ना कहीं सुधा और शांति को भी अंदर से अच्छा लग रहा था। अब एक रसोई होने की वजह से हर कोई अब सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना भी वहीं खाकर वापस खेत पर सोने के लिए चले जाते थे। एक दिन तुम्हारे सब्जी वाले खेत के बीच में जो रसोई है, इसने सबको पहले की तरह एक तो कर दिया, लेकिन अभी भी तुम दोनों की सास एक दूसरे से बस मुंह फुला कर बैठी हैं। मैं उन दोनों को जानती हूँ, अंदर से दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहती हैं, लेकिन सामने से कोई पहल नहीं करेगा। कोई बात नहीं दादी माँ, एक हफ्ता और देखते हैं, वरना उसके बाद हम कोई और सोल्यूशन निकालेंगे। हर रोज साथ बैठकर खाना खाने से कहीं ना कहीं उनके मन तो मिल रहे थे। चाहकर भी कोई अब एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। और अब नेहा, पायल और संगीता की जब एक रसोई हो जाती है तो तीन बहू की खेत में एक रसोई होने पर अब उन दोनों को कोई बात करने से भी नहीं रोकता था। तीनों वहां पर साथ मिलकर खाना खाती और नेहा, पायल और संगीता तीनों आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद करती, एक साथ नदी पर नहाने जाती और यहाँ तक कि पेड़ से फल तोड़कर भी खाती थी। यहाँ पर फल तोड़कर खाने में कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ के फल तो बड़े मस्त हैं। ये तो शहतूत का पेड़ है। हाँ दीदी, मुझे भी ये फल बहुत अच्छा लगता है।
इस तरह सब साथ में एंजॉय करते हैं और शांति और सुधा भी अपने पुराने पल को याद करती है। चलो दीदी हम भी फल तोड़कर खाते हैं। सुधा और शांति दोनों फिर से बहुत सारे फल तोड़कर खाती हैं और घर आने के बाद दोनों साथ में रसोई में खाना बनाती हैं। चलो जल्दी से सबको खाना देते हैं और उसके बाद अपना फेवरेट सीरियल देखेंगे। सब आंगन में चटाई बिछाकर साथ बैठकर खाना खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। कहीं ना कहीं तीनों बहू को साथ देखकर सुधा और शांति को अपने पुराने दिन तो याद आ रहे थे। कुछ दिन बाद जब पिंकी का बर्थडे था तो सब साथ में एंजॉय करते हैं और केक काट कर सेलिब्रेशन करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू लिटिल एंजल, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू लिटिल एंजल, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। पिंकी बहुत खुश थी और सब उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, साथ में उसे गिफ्ट दे रहे थे। मैं सभी गिफ्ट्स को बाद में खोलूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। सब अपनी खेत की रसोई में ही बैठकर पिंकी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। आजकल सबको वहां साथ बैठकर खाना खाना बड़ा अच्छा लगता था और वहीं पर सब रात का खाना खा रहे थे। थोड़ी देर बाद सुधा पिंकी के पास जाती है और उससे बहुत सारी बातें करती है। तभी वहां शांति भी आ जाती है। पिंकी एक खिलौना शांति को दिखाते हुए कहती है, देखो दादी, छोटी दादी ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया, मेरी फेवरेट डॉल। हाँ तुम्हारी छोटी दादी की पसंद तो अच्छी है, आपकी भी पसंद कुछ कम नहीं है दीदी। इस तरह दोनों बातें करती हैं और सविता ये देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद सुधा कहती है, दीदी भले ही हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको नेहा को घर के अंदर जाने को नहीं कहना चाहिए था जब वो पायल से बात कर रही थी। लेकिन तुमने भी तो एक बार मेरे बच्चों को लेकर ऐसा कहा था कि इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जबकि तुम जानती थी कि वो मौका उनके लिए बहुत अच्छा था। आप उनके लिए रात को रो रही थी और मैंने आपको छुप कर देख लिया था। मैंने तो सिर्फ इसीलिए कहा था, वरना वो दोनों भी तो मेरे ही बच्चे हैं, मुझे उनसे कोई बैर थोड़ी होगा। ये बात सुनकर शांति भावुक हो जाती है। कितने सालों से हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे थे और सिर्फ इसी वजह से हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की। सच में दीदी, अब पूरा परिवार एक साथ रहता है तो पुराने दिन याद आते हैं। कोई बात नहीं, पहले हुई छोटी मोटी गलतियों को भुला दो। अब इस तरह मन में एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को याद रखकर कुछ नहीं मिलेगा। हम सब एक परिवार हैं तो हमेशा प्यार से नहीं रह सकते। कभी ना कभी तकरार तो होगी ही, लेकिन उसे दिल पर लेकर इतनी आसानी से रिश्तों को नहीं भुलाना चाहिए। वही छोटी मोटी चीजों की वजह से हम जिंदगी के अहम पलों को भूल जाते हैं और इससे हमारे परिवार का ही नुकसान होता है। इतने दिनों बाद जब शांति और सुधा आपस में बात करती हैं तो उन्हें खुद एहसास होता है कि एक बात को कड़वी याद बनाकर जब वो कोई दूसरी बात करती थी तो उन दोनों को कितना बुरा लगता था। लेकिन सविता के समझाने पर वो सारी कड़वी यादों को भुलाकर उन्हें खट्टी मीठी यादों से जोड़कर अब जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। इस तरह खेत की 3 बहू की रसोई ने वापस कुछ सालों से बिछड़े हुए परिवार को मिलवा दिया था। पहले मैं गांव में आना नहीं चाह रही थी और अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मैं हमारे खेत वाली रसोई को बहुत मिस करूंगी, लेकिन अब मैं हर छुट्टी में यहाँ वापस आऊंगी। मेरे जाने पर मुझे भूल मत जाना। नहीं दीदी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं। इतना कहकर संगीता पिंकी और पवन के साथ कैब में बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बारिश हो रही थी और सब अपनी सब्जी के खेत वाली रसोई में बैठकर पकौड़े खा रहे थे तो वहां दस्तक होती है। सब संगीता, पिंकी और पवन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुमने तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है, अंदर आओ। सब अंदर जाते हैं। मुझे लगा बारिश का मौसम है तो घर वालों के साथ एंजॉय करना चाहिए। अब 1 हफ्ता हम यहीं छुट्टी मनाएंगे। इस तरह सब्जी के खेत वाली रसोई परिवार को जोड़ देती है।